नमस्कार विद्यार्थियों, मैं संजय रॉयल स्वागत करता हूं स्पेशल ई लर्निंग क्लासेस में। आपकी विज्ञान की क्लासेस पिछले कई दिनों से कुछ व्यस्तताओं के कारण से बाधित रही हैं, लेकिन अब हम इनको रेगुलर करेंगे और बाकी सब्जेक्ट की जैसे लाइव क्लासेस आपको स्कूल की तरफ से या हमारे साथी अध्यापकों की तरफ से जो उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, वैसे ही अगली जो क्लास है वो लाइव क्लास हम उपलब्ध आपके लिए करवाएंगे। आज की जो क्लास है वो आपको रिकॉर्डेड क्लास जो है वो ही मिल पाएगी। तो आज की क्लास हम पढ़ते हैं 10वीं कक्षा में विज्ञान में हम 9वां पाठ या 9वां अध्याय विद्युत धारा का जो है वो हमने शुरू कर रखा था। इस अध्याय में अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि कोई चालक तार या चालक पदार्थ जो होता है उसमें आवेश जो है वो प्रवाहित होते हैं एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर, और आवेश का ये जो प्रवाह है इस आवेश के प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा जो है वो कहा जाता है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब किसी भी चालक में विद्युत धारा यानी आवेशों का प्रवाह जो है वो तभी होगा जब इसके दोनों सिरे, मान लिया ये ए है ये बी है, इसके मध्य विद्युत धारा का प्रवाह है, उसी स्थिति में होगा जब इन दोनों सिरों के मध्य विभवांतर यानी दोनों सिरों के विभव में अंतर उपस्थित हो। तो यहाँ तक का ये हमने पढ़ा था। तो विभवांतर है, किसी भी चालक के दो सिरों के मध्य विभवांतर उत्पन्न करने पर उसमें विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है, और उसमें जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है वो उसके सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर जो है उस पर निर्भर करती है। और ये इनके मध्य संबंध जो है वो हमने पढ़ा था ओम के नियम से। ओम के नियम के अनुसार चालक के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर और उसमें प्रवाहित विद्युत धारा आपस में समानुपाती संबंध दर्शाते हैं, यानी इसको प्रभावित करने पर विद्युत धारा भी प्रभावित होती है। इसे बढ़ाएंगे तो ये बढ़ेगा, ये घटाएंगे तो ये उतने ही गुणन में घट जाएगा। और इसी आधार पर ओम के नियम ने इस संबंध को स्थापित करने के लिए एक नियतांक काम में लेकर एक सूत्र जो है वो स्थापित किया था, जो है V बराबर IR। यहाँ तक का हम पढ़ चुके थे। R जो है, R है इस चालक का प्रतिरोध जो आवेशों के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करता है। अब प्रतिरोध उत्पन्न करने वाली कई सारी युक्तियां, घरों में हम जो विभिन्न युक्तियां काम में लेते हैं, पंखा, हीटर, बल्ब, ट्यूबलाइट वगैरह, ये सारे जब इनमें से जब विद्युत धारा या आवेश प्रवाहित होते हैं तो उन आवेशों के प्रवाह में ये बाधा उत्पन्न करते हैं, और इस कारण से वहां पर ऊर्जा उत्पन्न होती है, कार्य होता है, और उस कार्य के बराबर ही ऊर्जा उत्पन्न होती है, और उसी के अनुसार पंखा जो है वो घूमने लगता है, बल्ब जो है वो जलने लगता है, हीटर जो है वो गर्म हो जाता है। इन सभी युक्तियों को हम प्रतिरोधक के रूप में काम में लेते हैं। ये सारी युक्तियां जो है वो प्रतिरोधक की तरह से काम करती हैं, और इन प्रतिरोधकों को हम घरों में जो पूरा परिपथ बना हुआ उसमें एक साथ जोड़कर लगाते हैं। अब एक परिपथ में एक साथ एक से अधिक प्रतिरोधक, ये जैसे मान लिया हमारे पास प्रतिरोधक है R1, ये एक दूसरा प्रतिरोधक है जिसका प्रतिरोध है R2, ये एक तीसरा प्रतिरोधक है जिसका प्रतिरोध है R3। इनको हम एक साथ एक परिपथ में कैसे जोड़ सकते हैं? तो उसके दो तरीके हमने पढ़े थे। या तो विभवांतर उत्पन्न करने वाली युक्ति यानी बैटरी या सेल जो भी है, वहां से तार निकाले और तार निकालकर एक प्रतिरोधक को जोड़ दिया, उसी के आगे दूसरा प्रतिरोधक, उसी के आगे उसी रास्ते में तीसरा प्रतिरोधक जोड़ दिया। इस तरह से ये तीन प्रतिरोधक एक के आगे एक इस तरह से जोड़ दिए एक कतार में, तो इसको हम कहेंगे श्रेणी क्रम। और श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध इन सभी तीनों प्रतिरोधकों का मिलाकर पूरे परिपथ का जो प्रतिरोध होता है वो था, मान ले RS सीरीज या श्रेणी क्रम का कुल प्रतिरोध जो है वो किसके बराबर होता है? ये हमने व्यंजक निकाला था, R1 प्लस R2 प्लस R3 इसके बराबर होता है। तो ये सूत्र की व्युत्पत्ति हमने की थी। अब हम एक दूसरे संयोजन की बात करते हैं, जब हमें ऐसे तीन प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में नहीं दूसरे तरीके से समांतर क्रम में संयोजित करें, तो ये हमने श्रेणी क्रम के बारे में पढ़ा था। अब हम आज समांतर क्रम संयोजन जो है उसके बारे में पढ़ें। समांतर क्रम संयोजन का एक सर्किट जो है वो हम बनाते हैं। यहाँ पर ये एक बैटरी हो गई, इस बैटरी से ये तार निकाले और इस तार में एक बिंदु जो है उसके आगे एक प्रतिरोधक हमने जोड़ दिया। ये प्रतिरोधक हो गया मान ले R1। अब ये प्रतिरोधक इन दो बिंदुओं के बीच में जुड़ा है, A और B के बीच में।
दूसरा प्रतिरोधक इसके आगे अलग बिंदु बनाते हुए नहीं जोड़े, इन्हीं बिंदुओं के बीच में एक साथ और जोड़ दें, इन्हीं बिंदुओं के बीच में तार निकाले और एक और प्रतिरोधक जो है वो इस प्रकार से हमने जोड़ दिया। एक और तीसरा जोड़ना है तो वो भी इन्हीं बिंदुओं से तार निकाल करे और इसी के साथ में हमने जोड़ दिया। इस तरह से हमने 3 प्रतिरोधक जोड़ दिए, ये R1, ये R2 और ये R3। ये तीनों जो हैं वो एक दूसरे के समांतर क्रम में, एक दूसरे के पैरेलल जुड़े हुए हैं, कतार में नहीं, श्रेणी में नहीं होकर एक दूसरे के समांतर हैं। एक ये हो गया, इसी के साइड में दूसरा, इसी के साइड में तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह से जोड़े तो इस तरह का जो संयोजन है वो कहलाता है समांतर क्रम संयोजन। तो समांतर क्रम संयोजन में कुल प्रतिरोध जो है वो कितना आता है, उसका व्यंजक कैसे ज्ञात करते हैं, उसकी बात हम आज की क्लास में करेंगे। तो ये श्रेणी क्रम, एक के आगे एक, ये समांतर क्रम। तो श्रेणी क्रम में क्या होता है, जब विभिन्न प्रतिरोधकों को एक सिरे से दूसरा सिरा मिलाते हुए जोड़ा जाता है तो ऐसे क्रम को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। और जब विभिन्न प्रतिरोधकों को किन्हीं दो समान सिरों के मध्य एक साथ जोड़ा जाता है तो उसे समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। अब हम समांतर क्रम संयोजन में जो कुल प्रतिरोध आएगा इन तीनों का मिलाकर वो कितना होगा, क्या वो श्रेणी क्रम के जैसा ही होगा या उससे अलग होगा, उसके लिए हम सूत्र जो है वो उत्पन्न करते हैं। तो इसके लिए एक चीज ये ध्यान में रखें, ये समांतर क्रम में जब हमने प्रतिरोध परिपथ में इन प्रतिरोधकों को जोड़ा है तो यहाँ पर ये ध्यान में रखें, ये है विभवांतर उत्पन्न करने वाली युक्ति यानी सेल या बैटरी, जिसका विभवांतर मान लिया कितना है, V है। इसके कारण से इसमें विद्युत धारा जो है वो प्रवाहित होने लगती है और ये विद्युत धारा जो है इसका मान जो है मान लिया वो हमने क्या है, I, इस दिशा में, ये प्लस से माइनस की ओर विद्युत धारा हमेशा ही प्रवाहित होती है। तो इसमें विद्युत धारा जो है वो I प्रवाहित हो रही है। अब हमने पढ़ा था कि श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोधक हैं उनके सिरे अलग अलग होते हैं। उनके सिरे अलग अलग होने के कारण से उनके विभवांतर जो हैं वो भी अलग होते हैं, क्योंकि विभवांतर तो एक सिरों के मध्य उत्पन्न होता है। तो इसके मध्य विभवांतर अलग है, V1, यहाँ V2 था, यहाँ V3 था, जो बढ़ जाता है, जो इसी का बंटा हुआ रूप होता है। लेकिन यहाँ पर देखें, यहाँ पर सिरे केवल 2 ही हैं और सारे प्रतिरोधक इन्हीं सिरों के बीच में जुड़े हैं। इसलिए ये कह सकते हैं कि समांतर क्रम में विभवांतर जो है वो क्या रहता है, समान रहता है। सभी प्रतिरोधकों में विभवांतर का मान जो है वो समान रहेगा। इसका विभवांतर भी V है, जो इतना है वही, इसमें भी V है, इसमें भी V है। अब हम बात करते हैं विद्युत धारा I का मान जो है वो क्या रहता है, असमान। क्यों? श्रेणी क्रम में क्या था, श्रेणी क्रम में विद्युत धारा यूं आई, इससे होकर निकल गई, फिर इससे, फिर इससे, फिर इससे, यानी सारे प्रतिरोधक एक ही रास्ते में आए, यानी पथ आवेशों के प्रवाह का जो रास्ता है वो समान है, इसलिए I श्रेणी क्रम में समान है। लेकिन यहाँ समांतर क्रम को पढ़ रहे हैं हम। यहाँ देखें, यहाँ पर विद्युत धारा यहाँ आई, इसके बाद में ये इस रास्ते में अलग जाएगी, इस रास्ते में अलग जाएगी, इस रास्ते में अलग जाएगी, और फिर यहाँ अलग अलग रास्तों से होते हैं, यहाँ वापस मिल जाएगी, तो यहाँ पर तो समान रह जाएगी। इतनी जगह पर तो विद्युत धारा का मान I है, लेकिन इस जगह पर यहाँ विद्युत धारा बदल गई और यहाँ मान लिया विद्युत धारा हो गई I1, यहाँ हो गई I2, यहाँ हो गई I3। तो इस प्रकार विद्युत धारा जो है वो समांतर क्रम में क्या रहती है, असमान। लेकिन ये ध्यान में रखें कि इनमें प्रवाहित विद्युत धारा जो है वो है तो परिपथ की कुल विद्युत धारा है, यानी यूं कह सकते हैं कि यही विद्युत धारा इनमें बंटी है, या यूं कह सकते हैं कि इन तीनों का जोड़ जो है वो इसके बराबर ही होगा, यानी I1, I2 और I3, इनका जो कुल योग है वो कुल परिपथ की विद्युत धारा के बराबर होता है। तो ये कहा जा सकता है कि विभिन्न अलग अलग जो प्रतिरोधक हैं, विभिन्न प्रतिरोधकों में प्रवाहित विद्युत धाराओं का योग पूरे परिपथ
में प्रवाहित विद्युत धारा के बराबर होता है। आ गए ध्यान में, यानी I1, I2, I3 जो है वो इसके बराबर होगी। इसको हम इसी कथन को हम एक समीकरण के रूप में लिख सकते हैं कि पूरे परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा यानी I जो है वो किसके बराबर होगी, R1 में प्रवाहित विद्युत धारा प्लस R2 में प्रवाहित विद्युत धारा प्लस R3 में प्रवाहित विद्युत धाराओं के योग के बराबर। ये हमारे पास आ गया समीकरण संख्या 1। अब इसके बाद में हम आगे बात करते हैं। आगे हम यहाँ पर ओम का नियम लागू करते हैं इस पर। ओम के नियम से इस परिपथ पर और इसमें जो प्रतिरोधक जुड़े हुए हैं वहां पर हम ओम का नियम अप्लाई करेंगे। तो ओम के नियम से देखा जाए तो प्रतिरोधक R1 के लिए ओम का नियम अप्लाई करें। R1 के लिए जो विद्युत धारा है, R1 में प्रवाहित विद्युत धारा यानी I1 जो है वो कितनी होगी, ओम के नियम से ये था V बराबर होता है IR, तो I बराबर हो गया V/R। तो इसमें प्रवाहित विद्युत धारा है I1, ये किसके बराबर होगी, इसका जो विभवांतर है उसमें इसका प्रतिरोध जो है उसका भाग लगा दे, प्रतिरोध है इसका R1। ये हमारे पास आ गया समीकरण संख्या 2। अब बात करें R2 के लिए, दूसरे प्रतिरोधक के लिए, इसमें प्रवाहित विद्युत धारा यानी I2 जो है वो कितनी होगी, इसका विभवांतर है V और इसका प्रतिरोध जो है वो है R2, समीकरण संख्या 3। यही R3 के लिए देखें तो I3 जो है इसका मान कितना रहेगा, I3 बराबर इसका विभवांतर बट्टे इसका विभवांतर बट्टे इसका प्रतिरोध। प्रतिरोध तीनों का अलग अलग है, इसका R1, इसका R2, इसका R3 है, और इसमें विभवांतर तीनों का क्या है, सेम है। तो इसके अनुसार ये समीकरण आ गया समीकरण संख्या 4। अब हम बात करें ओम का नियम पूरे परिपथ के लिए। तो परिपथ के लिए अप्लाई करें, यानी परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा जो है वो किसके बराबर होगी, परिपथ का कुल विभवांतर यानी V है, इसमें भाग दे दें परिपथ का कुल प्रतिरोध। अब कुल प्रतिरोध है कितना ये हमें पता नहीं है, तो मान लिया इन तीनों का मिलाकर जो कुल प्रतिरोध है वो है RP। P का मतलब है यहां पर पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए हमने ये लगाया है, S यानी सीरीज श्रेणीक्रम, P यानी पैरेलल। तो कुल प्रतिरोध जो है या संपूर्ण प्रतिरोध इन तीनों का मिलाकर वो मान ले कितना है, RP है। तो इसका कुल प्रतिरोध RP मानने पर परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा बराबर परिपथ का विभवांतर बट्टे पूरे परिपथ का कुल प्रतिरोध, ये आ गया RP, और हमारे पास समीकरण संख्या आ गई 5। अब इसके बाद में हमें ये जो समीकरण है, समीकरण 2, 3, 4 और 5 के मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखते हैं। यह है समीकरण 1। इसके अनुसार I, इसके 5वें समीकरण का मान रखें तो I की जगह पर हम लिख सकते हैं V/RP। I यह है और I बराबर V/RP है, तो V/RP बराबर I1 की जगह लिख सकते हैं V/R1 प्लस I2 की जगह V/R2, I3 की जगह V/R3। ये आ गया। इनमें V जो है वो तीनों चरों में कॉमन आ रहा है, इसलिए V/RP बराबर ऐसे भी लिख सकते हैं 1/R1, 1/R2 और 1/R3। V और V ये दोनों चर जो हैं वो दोनों तरफ बराबर हैं, इसलिए इनको हम काट सकते हैं, और जब हम इसको काट देंगे तो 1 बच जाएगा। 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/RA3, और यही व्यंजक हो गया समांतर क्रम के लिए कुल प्रतिरोध ज्ञात करने का।
तो समांतर क्रम के लिए कुल प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र जो है वो ये होता है, यानी हम यूं कह सकते हैं कि कुल प्रतिरोध का उल्टा ये है कुल प्रतिरोध आरपी और ये है इसका उल्टा 1/RP, इसको हम कहते हैं व्युत्क्रम। तो समांतर क्रम में कुल प्रतिरोध का व्युत्क्रम जो है वो अलग अलग प्रतिरोधकों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है, यानी सभी प्रतिरोधकों के व्युत्क्रमों का योग 1/R1, R1 R2 R3 नहीं, सीधे नहीं, व्युत्क्रमों का योग 1/R1 1/R2 1/R3 का योग पूरे परिपथ के कुल प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होता है। यह इसके लिए यहां पर आ जाता है। अब हम मान लें ये प्रतिरोधक जो है वो सारे एक ही प्रतिरोध वाले हैं, सबका प्रतिरोध R बराबर है, मतलब 2-2 ओम के हैं सारे। तो इस स्थिति में हम ये भी कह सकते हैं कि 1/RP बराबर क्या हो जाएगा, 1/RP बराबर 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, 3 है तो 3। अब ऐसी स्थिति में इसको हल करें तो R यहां पर कॉमन आ गया और R इस स्थिति में यहां पर कॉमन आ जाएगा, या इसको ये लघुत्तम ले लिया और फिर उसके बाद में R में R का भाग दिया तो 1, R में R का भाग दिया इससे गुणा किया तो भी 1, तो 1 + 1 इस तरह से ये संख्या जो है वो निकल कर आ जाएगी। तो इस आधार पर हम इनका ये गुणनफल जो है वो निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर सीधी सी चीज ये ध्यान में रखें कि 1/RP बराबर 1/R1 1/R2 1/R3, ये कुल प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र जो है वो निकल कर आ जाता है। अब हमें इस चीज को एक उदाहरण से समझ लेते हैं तो ये पूरी तरह से हल हो जाएगा। 5वां उदाहरण जैसे अपनी बुक में दिया हुआ है, उसमें ये दिया है कि हमारे पास 3 प्रतिरोधक हैं, एक है R1, 3 प्रतिरोधक दे रखे हैं, R1 R2 और एक R3। R1 का मान है 1 ओम, R2 का मान है 2 ओम, R3 का मान है 3 ओम। तो ये 3 प्रतिरोधक जो है वो हमारे पास हो गए। अब इनको जिस परिपथ से जोड़ रखा है या जिस परिपथ में जोड़ रखा है उसमें जो विभवांतर उत्पन्न करने वाली बैटरी है उस बैटरी का विभवांतर है 6 वोल्ट। ये हमें मान जो है वो दिए हुए हैं, ये दिए हैं। अब हमें ज्ञात करना है, 3 चीजें यहां पर पूछी हैं। पूरे परिपथ का कुल प्रतिरोध जो है वो कितना होगा, दूसरा परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा यानी I का मान कितना होगा, और अलग अलग प्रतिरोधकों में प्रवाहित विद्युत धाराओं का कुल मान कितना होगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो पहले हम ज्ञात करते हैं कुल प्रतिरोध। कुल प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र होता है 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/RA3। 1/RP ये हमें ज्ञात नहीं है लेकिन इनके मान दे रखे हैं तो ये रख दें, 1/1, R2 का मान है 2, 1/2 प्लस 1/3, लघुत्तम लिया तो आया 6 प्लस 2 का भाग 6 में दिया 3, 3 का भाग 6 में दिया 2 गुणा 1 तो 2, यानी 11/6। अब ये ध्यान में रखें ये 1/RP बराबर 11/6 है, तो RP बराबर क्या होगा, वज्र गुणा कर दो। तो वज्र गुणा करते हैं तो उस स्थिति में 11 गुणा RP बराबर 1 गुणा 6, तो RP बराबर 6, 11 को इस तरफ ले आओ बटे 11। तो इतना ज्यादा यूं कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मतलब सीधा सा है, व्युत्क्रम में जो भी मान निकल कर आता है उसको जस्ट उल्टा कर दो, ऊपर वाली संख्या नीचे, नीचे वाली संख्या ऊपर। तो 1/RP बराबर 11/6, अतः RP बराबर हो गया 6/11 ओम। ये कुल प्रतिरोध निकल कर आ गया। अब चाहें तो हम 11 का भाग 6 में देकर पॉइंट वगैरह में भी ये वैल्यू निकाल सकते हैं, या आगे हल करने के लिए सीधा इतना ही पड़ा रहने दो। अब इसके बाद में दूसरी याद करें, पूरे परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा का मान, ये हमें ज्ञात करना है। तो पूरे परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा है I और ये बराबर होती है ओम के नियम से V/RP।
परिपथ का विभवांतर बटे परिपथ का कुल प्रतिरोध ये निकल कर आ गया। ये दे रखा है, ये निकाल लिया हमने, इसे ज्ञात कर लेंगे। तो I बराबर मान रख दें, V का मान है 6 और इसका मान है 6/11, यानी इसको हम दूसरे तरीके से यूं भी लिख सकते हैं 6/6 मल्टीप्लाई 11, 6 से 6 काट दिया, 11 एम्पियर। तो विद्युत धारा का मान जो है वो निकल कर आ गया 11 एम्पियर। अब है विभिन्न प्रतिरोधकों, अलग अलग जो प्रतिरोधक हैं, प्रतिरोधकों में प्रवाहित विद्युत धारा, उसका मान ज्ञात करते हैं। तो इस स्थिति में देखें, पहले R1 में, तो R1 में देखें तो R1 में प्रवाहित विद्युत धारा है I1 और ये ओम के नियम से होगी I1 बराबर किसके होगी, V/R1। R2 में हो जाएगी I2 बराबर V/R2 और R3 में हो जाएगी I3 V/R3 के बराबर। अब इसको निकाल लें, V का मान है 6, R1 का मान है 1, V का मान 6, R2 का मान 2, V का मान 6, R3 का मान 3, 6/1 यानी 6 एम्पियर, 6/2 यानी 3 एम्पियर, 6/3 यानी 2 एम्पियर। तो पहले प्रतिरोधक में प्रवाहित विद्युत धारा, कुल विद्युत धारा है यहाँ पर 11 एम्पियर, इसमें से 6 एम्पियर जो है वो चली गई इसमें, 3 एम्पियर चली गई इसमें, 2 एम्पियर चली गई इसमें, यानी 6, 3, 9, 2, 11। यही विद्युत धारा यहाँ पर विभाजित हुई और यहाँ वापस मिल गई, तो यहाँ पर विद्युत धारा फिर से 11 एम्पियर हो गई। इस तरह से ये विद्युत धारा जो है वो विभाजित होकर इन प्रतिरोधकों में प्रवाहित होती है। तो इस प्रकार से आज हमने समांतर क्रम में कुल प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र जो है वो पढ़ा। समांतर क्रम में प्रतिरोधकों को कैसे जोड़ा जाता है और उसके लिए विभिन्न मानों की जो गणनाएं हैं वो किस प्रकार से की जाती हैं, वो एक उदाहरण की सहायता से या एग्जाम्पल की सहायता से हमने पढ़ा है। बाकी आगे का जो टॉपिक है वो हम आगे की लाइव क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।